नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा पर आधारित प्रश्न होंगे और ये ऐसे प्रश्न होंगे कि आप किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय की, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, चाहे बीपीएससी 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन तमाम परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए इन प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जिस तरह के प्रश्नों का संकलन मैंने किया है आपको प्रभावित अवश्य करेंगे और साथ ही साथ आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अभी शुरुआत आपकी है, अभी आपने हिंदी साहित्य से अपना परिचय प्राप्त नहीं किया है और आप हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित होना चाहते हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए ताकि जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही हैं, तो आप उसको नोट भी करते चलेंगे। क्योंकि एक बार जब आप नोट करेंगे, वीडियो को देखेंगे, फिर दोबारा अगर उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मैंने कोशिश किया है कि एक बेहतर से बेहतर प्रश्न संकलित हों इस वीडियो में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। आइए चलते हैं बिना देर करते हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि गारसा द तासी के इतिहास का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको बताऊं कि गारसा द तासी जो थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहला इतिहास लिखा था और इनके इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिट्योर इंडुई हिंदुस्तान। क्या नाम था? इस्तवार द ला लिट्योर इंडुई हिंदुस्तान। इस इतिहास को इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। कभी कभी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गारसा द तासी ने अपने इतिहास को किस भाषा में लिखा था, तो आप इसको जानते रहिए कि फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था और इनके इतिहास का क्या नाम था? इस्तवार द ला लिट्योर इंडुई हिंदुस्तान। दूसरी बात ये कि ये जो इतिहास था इसके 2 संस्करण थे। कितने संस्करण? 2 संस्करण। और पहला जो संस्करण था उसके कितने भाग थे? 2 भाग थे। पहला जो संस्करण था उसके 2 भाग थे। पहले भाग का प्रकाशन भी हुआ था 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। लेकिन आपके इस प्रश्न में पूछा गया है कि गारसा द तासी के इतिहास का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो दूसरा जो संस्करण था वो लगभग 3 भागों में था और जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। तो आपके प्रश्न में जो विकल्प डी है 1871, वो सही होगा 1871। गारसा द तासी ने इस इतिहास को फ्रेंच भाषा में तो लिखा था, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी सन 1952 में किया गया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरडे के द्वारा और उन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो आप ये भी जानते रहिए, परीक्षा में पूछता है कि गारसा द तासी के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो आप जानते रहिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरडे ने किया था। कब किया था? 1952 में। 1952 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पीयर्सन ने अपने इतिहास को किसकी भूमिका में लिखा था। आपके सामने विकल्प है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नागी पचौड़ी, शब्द सागर की भूमिका में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके विशेषांक के रूप में इन्होंने अपने इतिहास को लिखा है और इनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है इनके इतिहास का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके इतिहास का नाम है। और इन्होंने इनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था किसके नाम से? इन्होंने किया था किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर
किशोरीलाल गुप्त ने किया था 1957 ईस्वी में। इसके नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्होंने एक जगह कहा है कि सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाना चाहिए। किसको? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था। किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। इसमें जो काशी नागरी परचाड़ी है, ये पत्रिका, इसका प्रकाशन हुआ था 1893 में, लेकिन इसकी सबसे पहली जो पत्रिका छपी थी 1896 में। और इसके जो है कुल कितने संस्करण हैं? 16 संस्करण। काशी नागरी परचाड़ी पत्रिका के कितने हैं? 16 संस्करण है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये जो है ना, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि काशी नागरी परचाड़ी का एक संस्करण था हिंदी शब्द सागर, और इसी की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद साहित्य इतिहास कितने भागों में विभक्त है? आपके सामने विकल्प है 4, 5, 2, 3। मैं आपको बता दूं कि मिश्र बंधु विनोद जो था वो 4 भागों में विभक्त था, जिसके प्रथम जो 3 भाग थे ना, 1913 में इसका प्रकाशन हुआ, और अंतिम जो भाग था 1934 में इसका प्रकाशन हुआ। इस तरह से इसके कुल कितने भाग थे? 4 भाग थे। और मिश्र बंधु विनोद जो था ना, वो उसे किसने लिखा था? मिश्र बंधुओं ने लिखा था। बंधु का अर्थ होता है भाई। तो ये 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र पहला, गणेश बिहारी मिश्र दूसरा, श्याम बिहारी मिश्र तीसरा, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो अगर आप ये देखिए, इसमें कभी कभी इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है, तो यहीं पे कृष्ण बिहारी मिश्र दे देगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसको याद करने की। आप इस तरह से अगर इस ट्रिक को अपनाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर पाएंगे। कौन सी ट्रिक है? हे गणेश श्याम को सुख देव। क्या? हे गणेश श्याम को सुख देव। आपको आसानी से याद हो जाएगा। कृष्ण इसमें नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से कृष्ण बिहारी मिश्र भी विकल्प में दे देता है, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको जानते रहिए, हे गणेश श्याम को सुख देव। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत इतिहास का संशोधित संवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? जो बच्चे नए हैं, जो अभी नए आए हैं कंपटीशन के क्षेत्र में और तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अनुभव पर आधारित होती हैं, तो आप उन अनुभवों का इस्तेमाल करिए। अनुभव क्या है इसमें? अनुभव की कौन सी बात है? बात यह है कि जो हम नए होते हैं तो हम प्रश्न को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते। अब यही मान लीजिए कब नहीं प्रकाशित हुआ, ये भी दिया जा सकता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो प्रश्न को समझ पाए। कहा जाता है कि अगर आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया तो आप 50% जो है प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसलिए इसमें क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत इतिहास का संशोधित संवर्धित संस्करण का प्रकाशित, तो ये जो प्रकाशित हुआ था 1940 में। 1929 में इनका जो मूल हिंदी साहित्य का इतिहास था वो प्रकाशित हुआ, और इस इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास की विधेयवादी इतिहास लेखन की, या इतिहास की कहा जाता है कि इतिहास लेखन की कई विधियां होती हैं, जिनमें से साहित्य के अंतर्गत एक विधेयवादी पद्धति है, और उसी विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस इतिहास में किया है। इनके इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। लेकिन संशोधित और संवर्धित संस्करण का प्रकाशित हुआ था 1940 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास नामक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी भाषा और साहित्य और उसके साहित्य का इतिहास नामक जो इतिहास लिखा गया था वो हरिऔध के द्वारा। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा था। किसके नाम से? प्रिय प्रवास के नाम से। प्रिय प्रवास के नाम से। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत हिंदी साहित्य का अतीत कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो आपके सामने विकल्प है 3, 2, 4 और 7। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो इतिहास लिखा था उसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत। और ये था 2 भागों में। पहले भाग का प्रकाशन 1959 में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में। कितने भाग इसके थे? 2, यहाँ 2 खंड थे। पहले खंड का प्रकाशन 1959, दूसरे 60। अगला प्रश्न है 7वां, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। और गणपति चंद्र का इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जिसे इन्होंने 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया। कब? 1965 ईस्वी में। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रश्न का लेवल ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके जो और सहपाठी हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं हिंदी विषय की, उनका भी लाभ हो सके। क्योंकि ये सारी वीडियो जो है ना वो फ्री में है, इसमें ऐसा नहीं कोई पैसा लग रहा है किसी का। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। कहते हैं ना कि इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ दूसरी नहीं हो सकती। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की परीक्षा की, तो यह इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इतिहास को कोई भी परीक्षा है ना उससे अछूता नहीं रहता है। हर परीक्षा में इससे किसको न कोई प्रश्न अवश्य पूछते हैं, चाहे वो विचार के रूप में हो, चाहे कोई सिद्धांत हो उसके रूप में हो, चाहे कोई रचना हो, किसी तरह की रचना की व्याख्यात्मक रूप से कोई रचना पूछी गई हो, किसी न किसी रूप में प्रश्न इस इतिहास से जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो इस इतिहास को लेना ना भूलें, आप अपनी अलमारी में इसको रखिए, जब इच्छा करे आप उसको पढ़िए। बाकी मेरी कोशिश रहेगी आप तक ऐसे ऐसे प्रश्न पहुँचाना कि बहुत गहराई से मैं उस चीज़ का अध्ययन किया हूँ, किताबों का और सारा संकलन मेरे पास है। धीरे धीरे आप तक मैं पहुँचाऊँगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो प्रश्न आप तक जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस वीडियो में, केवल 20 ही प्रश्न हैं, और उस प्रश्न को आप नोट करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे 10-20 वीडियो जब आप तक पहुँचेगी तो आप काफ़ी भर जाएगी प्रश्नों से, तो फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए रामस्वरूप चतुर्वेदी सही है। बच्चन सिंह ने भी इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन कौन सी किताब पढ़े, तो मैं बच्चन सिंह की किताब को जरूर बताता हूँ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और नामवर सिंह जो थे वो एक बहुत बड़े आलोचक थे और निबंधकार भी हैं ये नामवर सिंह। अभी इनसे संबंधित प्रश्न आगे आएंगे तो हम इनके बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसका इतिहास है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आगे आएंगे नामवर सिंह, तो ये नामवर सिंह का इतिहास है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। किसका इतिहास है? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है 10वां, लक्ष्मी सागर वासरडे ने, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा छूट गई चीज़ें, इनका पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरडे ने। और गारसा जो लिखा जाता है ना इस तरह से लिखा जाता है, तो मोबाइल से टाइप करने में थोड़ी समस्या हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो लक्ष्मी सागर वासरडे ने गारसा दत्तासी के इतिहास का हिंदी अनुवाद कब किया था? तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सन 1952 में गारसा दत्तासी ने इस्तवार दलाल के त्योर इंदुई हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। तो इसको आप जानते हैं। और ये जो इतिहास था गारसा दत्तासी का, इस इतिहास में इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया। कौन सा? वर्णानुक्रम। इतिहास की एक पद्धति ये भी है वर्णानुक्रम, और उन्होंने अपने इस इतिहास में वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुल 738 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें से केवल 72 कवि ऐसे थे जो हिंदी साहित्य के थे और बाकी किस साहित्य के थे? तो उर्दू साहित्य के थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास में कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो कौन कितने? 738। लेकिन कितने हिंदी के कवि थे? 72 कवि। बाकी जितने बचते हैं कवि वो सारे जो है उर्दू के कवि थे। और इस इतिहास में उन्होंने वर्ण क्रम के अनुसार, जैसे अगर किसी कवि का जन्म पहले हुआ और बाद में, उससे नहीं मतलब है, उसके नाम का जो पहला अक्षर है उस नाम के आधार पर, जैसे आप कभी परीक्षाओं में देखते हैं रिजल्ट आता है तो जो का से जिसका नाम शुरू होता है का वाले ही सब आते हैं। तो उस तरह से जिन इतिहासकारों ने कवियों और लेखकों को स्थान दिया अपने इतिहास में, तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपने इतिहास में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में किस इतिहास लेखन पद्धति का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर किसी ने कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किस पद्धति का? कालानुक्रम। काल के अनुसार जिस कवि का जन्म पहले हुआ उसको पहले स्थान दिया गया, जिसका बाद में जन्म हुआ उसको बाद में स्थान दिया गया। आज भी हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, चाहे बच्चन सिंह का हो, जितने इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है वो सारे जो है इसी कालानुक्रम पद्धति के आधार पर देखने को मिलता है कि कवियों को उन्होंने काल के अनुसार क्रम रखा है, ना कि वर्ण के अनुसार। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में इस इतिहास लेखन पद्धति का इस्तेमाल किया है, कालानुक्रम। विधेयवादी का इस्तेमाल किसने किया है? मैं आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल कौन किया है? तो गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद को किसने साहित्य के पांचांग की संज्ञा दी है? तो मिश्र बंधु विनोद को नामवर सिंह ने किसकी संज्ञा दी है? साहित्य के पांचांग की संज्ञा दी है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि मिश्र बंधु विनोद को किसने साहित्य पांचांग की संज्ञा दी है? तो नामवर सिंह ने दी है। और ये मिश्र बंधु विनोद लिखा किसने था? तो 3 भाई थे जिनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास लिखा था। और इस इतिहास के कुल 4 भाग थे, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। अगला प्रश्न 13वां है का, तो किस ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने कहाँ से लिया है? आपको बताना है कौन सी ऐसी रचना है। आपके सामने सिद्ध साहित्य से, हिंदी साहित्य की भूमिका से, हिंदी साहित्य का आधारित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प भी होगा मिश्र बंधु विनोद से। इस तरह से प्रश्न पूछता है कभी कभी कि किसने कहा कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है? किसने कहा है? तो आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसको उनको आप याद रखिए। अगर इस तरह से पूछता है जैसे मैंने बनाया है प्रश्न, तो आप मिश्र बंधु विनोद को याद रखिए। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये सिद्धों की संख्या 84। और इनके जो कवि हुआ करते हैं ना, इनके जो पासवाचक शब्द है उसी से इनकी पहचान होती है। जैसे लुइपा है, कनप्पा है, सवरपा है, डोमिपा है, ये सारे जो है ना पासवाचक शब्द के जितने नाम हैं वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। उनके 3 थे,
एक हिंदी साहित्य का आदिकाल था, हिंदी साहित्य की भूमिका थी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है सुमन राजे ने। अगला प्रश्न है 14वां, किसने कहा कि शुक्ल जी को इतिहास पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था? उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। तो यह बात जो है ना डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जैसा कि हमने आपको इतिहास बता दिया। निराला की साहित्य साधना लिखा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है 15वां, और 15वां प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में किसने कहा कि इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं? शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके संबंध में किसने कहा है कि इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं है? यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा है, विभिन्न साहित्य से, विभिन्न ग्रंथों से स्रोत को लेकर के उन्होंने अपनी बातें इसमें रखी है, ना कि उन्होंने कोई अपनी कल्पना से, अपनी अंतः प्रेरणा से कोई बातें कही है। तो किसने कहा है? जयनेंद्र कुमार ने। किसने कहा है? जयनेंद्र। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक माना जाता है? ये जो प्रश्न है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि जहाँ परंपरावाद की बात आती है, परंपरा की बात आती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक माना जाता है। और ये इनको जो है ना मानवतावादी दृष्टिकोण का भी आलोचक कहा जाता है। कौन सा? मानवतावादी, मानवतावादी, इनको मानवतावादी दृष्टिकोण का आलोचक माना जाता है। किसे? हजारी प्रसाद जी। इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। क्या है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो इसको आप याद रखिए, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। अगला प्रश्न 17वें प्रश्न में कहा गया है, इनमें से किसे हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय जाता है? तो कौन से ऐसे लेखक हैं या कौन सा ऐसा आलोचक या इतिहासकार है इसमें जिसे हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय? कौन सा ऐसा? तो प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय? तो हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान किसने की थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय किसे जाता है? और आधुनिक काल में अगर किसी ने जातीय अवधारणा प्रस्तुत की है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आधुनिक काल के जो छायावादी जो प्रवृत्तियां रही हैं उसमें जातीय अवधारणा अगर प्रस्तुत करने की किसी ने बात की है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने की है। लेकिन यहाँ जो 17वां प्रश्न है इसके आधार पर हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी साहित्य की नींव का वो पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। किशोरीलाल गुप्त जी ने किस इतिहास ग्रंथ के महत्व के संबंध में ये बात कहा था? तो हमने आपको बताया था कि किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था सन 1957 में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। और उन्होंने कहा है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वो पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। किशोरीलाल गुप्त जी ने किस इतिहास ग्रंथ के महत्व के संबंध में बताया है? तो महत्व किसका था? वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको जॉर्ज यूजरसन ने लिखा था। और इसी इतिहास में उन्होंने सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया।
अगला प्रश्न है 19वां कि हिंदी का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहला जो सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका संशोधित और परिमार्जित जो संस्करण आया था वो 1940 में आया था, जैसा कि इससे पहले आप प्रश्न देख चुके हैं। 20वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। अब ये जो वृत्त संग्रह है, वृत्त संग्रह का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। वृत्तियां प्रकट करने वाली, कवियों की विशेषता बताने वाली इतिहास पद्धति, सी साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय देने वाली, कवियों लेखकों की संख्या बताने वाली। तो इसका सही उत्तर है साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय देने वाली जो रचना होती है, जो साहित्य होता है, उसे कहते हैं वृत्त संग्रह। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने और शिव सिंह सेंगर। तो ये थे आज की इस वीडियो के 20 प्रश्न और मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों से लाभान्वित अवश्य होंगे और आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का स्तर क्या था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।